सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें डेली करंट अफेयर के टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका करंट अफेयर्स कितना तैयार है, करंट अफेयर के टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। आइए आज फिर हम बात करते हैं अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न, नियो बैंक के विषय में असत्य कथन का चयन कीजिए। ए विकल्प, यह पूर्णतः डिजिटल और वर्चुअल बैंक होते हैं। बी विकल्प, परंपरागत बैंक की तरह ये सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। सी विकल्प, यह बैंक 45% वार्षिक ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। डी विकल्प, भारत में अभी कोई नियो बैंक नहीं है। आपको यह बताना है ए बी सी डी के रूप में जो 4 विकल्प हैं इसमें से असत्य कथन कौन सा है। आंसर आपने डिसाइड कर लिया होगा, एक एक करके व्याख्या करते हैं। ये पूर्णतः डिजिटल और वर्चुअल बैंक होते हैं, बिल्कुल सही है। अर्थात इनका कोई जो है कि फिजिकल ऑफिस आपको दिखाई नहीं देगा, कोई फिजिकल ब्रांच इनकी दिखाई नहीं देगा। ये पूर्णतः डिजिटल और वर्चुअल बैंक होते हैं जो कि बैंकिंग सेवा को एक अलग रूप प्रदान करते हैं। दूसरा विकल्प कि परंपरागत बैंक की तरह सभी बैंक जो है कि सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। ये है एक तरह से बैंक ही, बस क्या है इनका जो पूरा फॉर्मेशन हुआ है वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हुआ है, लेकिन ये सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं जो कि आप अपने नज़दीकी बैंक से प्राप्त करते हैं। तो ये भी विकल्प सही है। यह बैंक 45% वार्षिक ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है। इनका जो ग्रोथ है लॉकडाउन में भी बढ़ा है और आने वाले समय में इनका जो एक्सपीरियंस है चूंकि वो शानदार है तो इनका ग्रोथ इसी रूप में आगे बढ़ेगा। तो तीनों विकल्प सही हैं। इसमें लिखा है कि भारत में अभी कोई नियो बैंक नहीं है, गलत है। दरअसल भारत में क्या है, अभी जो है कि 10 नियो बैंक है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर यह अनिवार्य है कि जो नियो बैंक है यह अलग से नहीं है। यह क्या है, जो ट्रेडिशनल बैंक है जैसे आईसीआई है, एचडीएफसी है, उनके साथ इन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप किया है और 10 जो है कि नियो बैंक इस समय इंडिया में कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ नियो बैंक के लिए लाइसेंस अभी नहीं दिए जाते क्योंकि आरबीआई का नियम यह कहता है कि उसी जो है कि ब्रांच को हम बैंकिंग का नियम कानून के तहत उसको हम शासित करेंगे जिसका एक क्या हो, फिजिकल ऑफिस हो। क्योंकि इनका फिजिकल ऑफिस नहीं होता इसलिए आरबीआई इनको मान्यता नहीं देता। लेकिन हाँ, इन्होंने क्या किया है कि जो हमारे यहाँ बैंक हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके एक नए रूप में नियो बैंक को प्रारंभ किया है। 10 नियो बैंक अभी हमारे यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो डी विकल्प क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात के विषय में, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जा रहा है। इस विषय में असत्य कथन के आपको चयन करना है, असत्य कथन के विकल्प का। पहला, यह भारत पाकिस्तान सीमा के समीप कच्छ क्षेत्र में बन रहा है। दूसरा, इसकी उत्पादन क्षमता 30 गीगावाट होगी। तीसरा कथन, कच्छ क्षेत्र में सामान्य तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब बताना है कि असत्य कथन का विकल्प कौन सा है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, कोई भी नहीं। आपके पास जो है कि 4 विकल्प हैं, इन्हीं में से किसी का आपको चयन करना है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आपने ए बी सी के रूप में कोई भी विकल्प चुना है तो यह गलत है। सही आंसर है डी, कोई नहीं। अर्थात इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। ये बिल्कुल सही है, यह भारत पाकिस्तान के सीमा के समीप कच्छ क्षेत्र में बन रहा है। उत्पादन क्षमता 30 गीगावाट की होगी। यहाँ पर ये क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर एक तो आदिवासी क्षेत्र कम है, यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मली 35 डिग्री सेल्सियस से आसपास रहता है, उससे ज़्यादा रहता है। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है।
यहाँ पर हवाएं भी तेज चलती हैं, तो इस तरह से सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के लिए एक आइडियल कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होती है। तो तीनों जो है कथन जो है कि सही है, कोई भी कथन असत्य नहीं होगा, इसलिए आंसर होगा हमारा डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इथेनॉल के विषय में निम्न कथनों पर अब आपको विचार करना है। पहला कथन, भारत ने 7.2% ब्लेंडेड इथेनॉल का स्तर प्राप्त कर लिया है। अब आपको पता होगा कि क्या है ब्लेंडेड इथेनॉल का स्तर। दूसरा है, भारत ने 2030 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। अब आपको ए बी सी डी के रूप में विकल्प दिए गए हैं। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है। आंसर आपके लिए बहुत इजी होगा जहां तक मुझे लगता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए। चूंकि भारत ने हाल ही में क्या किया है, 4 महीने में जो है कि ब्लेंडेड इथेनॉल का स्तर 7.2% प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब यह है कि जितना भी पेट्रोल की मात्रा होती है, तो वो उस पेट्रोल में हम क्या कर रहे हैं, 7.2% तक इथेनॉल का मिश्रण कर रहे हैं। इथेनॉल क्या होता है, गन्ना है, चुकंदर है, आलू है, ऐसी चीजें जिसमें शर्करा पाई जाती है, उससे क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन के द्वारा जो है कि एक एल्कोहल का निर्माण किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल। और यह इथेनॉल क्या किया जा रहा है, पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, जो कि हमने 7.2 का स्तर प्राप्त कर लिया है, जो कि काफी अच्छा है। अब जो है कि 2030 तक 20% हम लोगों को टारगेट प्राप्त करना है, हम लोग कर भी लेंगे। 2000 जो है कि 22 तक 10% का टारगेट प्राप्त करना है। जिस तरह से हम तेजी से बढ़ रहे हैं, हम लोग बिल्कुल सही कर पाएंगे। तो इस तरह से दोनों कथन क्या है, सही है। आंसर होगा आपका ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है बीजिंग ओलंपिक के विषय में निम्न कथनों पर विचार की। पहला कथन, इसका आयोजन फरवरी 2022 में होगा। दूसरा कथन, बीजिंग ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक आयोजित करने वाला एकमात्र शहर है। तीसरा कथन, बीजिंग ने आयोजन का अधिकार पेरिस को प्रतिस्पर्धा में हराकर हासिल किया है। अब आपको बताना है, ए विकल्प कहता है तीनों कथन सही हैं, बी विकल्प कहता है एक और दो सही है, सी विकल्प कहता है एक और तीन सही है, डी कहता है केवल एक सही है। अब आपको बताना है कि आखिर इसमें कौन सा जो है कि आपका सही आंसर होगा। तो सही बात है, इसका जो आयोजन होगा वो फरवरी 2022 में होगा। और ये भी सही है कि बीजिंग जो है कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक आयोजित करने वाला एकमात्र शहर बन गया है और बनने जा रहा है। चूंकि उसको अधिकार दे दिया गया है, आयोजन होने जा रहा, तो इस तरह से एकमात्र वह शहर है। अभी जो तीसरा कथन है कि बीजिंग ने आयोजन का अधिकार पेरिस को प्रतिस्पर्धा में हराकर हासिल किया है, नहीं, अल्माटी को हराकर किया है। आप ही लोगों ने बताया था कल कमेंट बॉक्स में कि अल्माटी जो कि कजाकिस्तान का शहर है, तो बीजिंग ने क्या किया है, आयोजन का जो अधिकार प्राप्त किया है पेरिस को हराकर नहीं, बल्कि जो है कि अल्माटी को हराकर प्राप्त किया है। तो इस तरह से हमें पता चला कि तीसरा जो कथन है वह गलत है। तो हमें क्या करना था, सही आंसर का चयन करना था। तो 20 सही होगा, एक और दो सही हैं, तीसरा क्या है, गलत है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। स्वामित्व योजना के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया था। दूसरा कथन, इसके तहत संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाता है। तीसरा कथन, इसके तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्र का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा। अब आपको बताना है क्या तीनों कथन सही है, क्या एक और तीन सही है, क्या दो और तीन सही है। डी कहता है केवल एक सही है। आपके लिए आसान होगा, काफी आसान होगा, हम लोगों ने इस पर बात की थी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है तीनों कथन सही है, अर्थात इससे सही बात है 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं और उसी अवसर पर क्या किया गया था, 24 अप्रैल 2020 को इसको प्रारंभ किया गया था। इसके तहत संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाता है और इसके तहत ग्रामीण जो क्षेत्र होता है उसका डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है और डिजिटल नक्शा तैयार करके जिनकी भूमि होती है, जिनकी संपत्ति होती है, उनको संपत्ति कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो तीनों कथन सही हैं। अगर बी सी डी के रूप में कोई आपने आंसर चुना था तो वो गलत है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। स्वामित्व योजना के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे प्रारंभ में केवल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में प्रारंभ किया गया था। दूसरा कथन, इसे 24 अप्रैल 2021 को देश के सभी गांवों में प्रारंभ किया जाएगा। तीसरा कथन, अभी तक 3 लाख से अधिक परिवारों को संपत्ति का अधिकार दिया जा चुका है। अब आपको बताना है क्या तीनों कथन सही हैं, क्या एक और तीन सही है। सी विकल्प कहता है दो और तीन सही है और डी कहता है केवल एक सही है।
तो आपको बताना है कि आखिर इसके लिए कौन सा सही आंसर है। तो देखिए, इसे प्रारंभ में केवल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में शुरू किया गया था। ये गलत विकल्प है। 9 राज्यों में प्रारंभ किया गया था। पीआईबी पर आप इसको जाकर चेक कर सकते हैं। इनमें इन राज्यों के अलावा उत्तराखंड था, आंध्र प्रदेश था, पंजाब था, राजस्थान भी शामिल थे। तो इस तरह से पहला विकल्प गलत हो गया। और सही बात है, 24 अप्रैल 2021 को देश के सभी गांवों में प्रारंभ किया जाएगा और अब तक 3 लाख से अधिक परिवारों को संपत्ति कार्ड दिया जा चुका है। तो इस तरह से 2 और 3 का विकल्प हमारा सही होगा, सी आंसर हमारा होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। बी विकल्प 2022 तक सभी ग्रामीण घरों तक पाइप के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। तीसरा कथन, इसके लिए नोडल जो मंत्रालय है वह जल शक्ति मंत्रालय है। अब आपको बताना है सभी कथन सही हैं। बी कहता है केवल 1 और 3 सही है, सी कहता है केवल 3 सही है, डी कहता है केवल 1 सही है। तो आपको यह बताना है आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसको एक एक करके देखते हैं। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 को की गई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा जो कथन है इसमें लिखा है कि 2022 तक ये टारगेट रखा गया है कि ग्रामीण घरों तक पाइप के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, नहीं, 2024 का टारगेट रखा गया। तो इस तरह से कथन 2 गलत है। तीसरा सही है, क्योंकि जल से जुड़ा हुआ मामला है, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन में आता है। अन्य विभागों से सहयोग देते हैं, लेकिन नोडल एजेंसी क्या है, जल शक्ति मंत्रालय। तो हमें पता चला कि 1 और 3 हमारा आंसर होगा और वह जो है कि विकल्प के रूप में है बी में, तो इसलिए हमारा आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। कोयला भंडार में झारखंड का पहला स्थान है। दूसरा, झरिया में देश का 10% कोयला भंडार है। अब आपको ए बी सी डी के रूप में विकल्प दिए गए हैं। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं, केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही है। आपको पता है झारखंड जाना जाता है कोयले के लिए, और सही बात है, कोयले भंडार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था तो झारखंड पहला राज्य है। लगभग 27 से 28% का वहाँ पर जो है कि कोयला उत्पादन होता है, लगभग नियर अबाउट टू, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। और झरिया में देश का जो है कि 10% कोयला भंडार है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो दोनों कथन है वो क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मैत्री कार रैली 2021 को प्रारंभ किया है? विकल्प है आपके पास भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और रूस। इजी प्रश्न है। इजी इसलिए है क्योंकि ऐसी खबरों पर तो आप लोगों की नजर पैनी रहती ही है और बहुत देखिए फैक्चुअल प्रश्न है। तो आंसर है इसका रूस। दरअसल रूस के साथ भारत ने अपनी मजबूत बॉन्डिंग के लिए क्या किया है कि एक मैत्री कार रैली 2021 का आयोजन किया है। इससे पहले भी आयोजन हो चुके हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है 2021। तो इस तरह से यह रूस के साथ हुआ है, इसमें बहुत कुछ व्याख्या वाला है नहीं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वो है अनक्लोज के विषय में। यह क्या है, एक कानून है, उसके विषय में है। तो इसके विषय में आपको असत्य कथन का चयन करना है। पहला है यूनाइटेड नेशंस ने इसे 1982 में अपनाया था। यह 1994 में प्रभाव में आया। भारत ने 1995 में इसको जो है कि अपनाया। डी, हाल ही में अमेरिका पुनः इसका सदस्य बना है। अब आपको बताना है यह जो कानून है समुद्री अधिकार के तहत, जो यूनाइटेड नेशन का क्या है, एक जो है कि अधिकार है जो यह बताता है कि समुद्री क्षेत्र पर किसका अधिकार होगा, उसके विषय में बताना है कि क्या यह जो है कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आपने चयन कर ही लिया होगा। इसका जो असत्य कथन है डी है, हाल ही में अमेरिका पुनः इसका सदस्य बना। कारण यह है कि आपको पता है कि हाल ही में क्या हुआ था कि जो लक्षद्वीप वाला क्षेत्र था वहाँ से जो है कि अमेरिकी एक जो है कि वॉरशिप गुजर गया था, जो भारत के EEZ में आता है, और उसके लेकर उसके बाद जो है कि भारत ने अपनी चिंता अमेरिका के सामने प्रकट की थी। तो अमेरिका ने कहा था देखिए हम तो इस ट्रीटी के जो है कि क्या है हस्ताक्षर करता भी नहीं, हम ऐसी ट्रीटी को मानते ही नहीं है, और हमारा उद्देश्य है कि जो समुद्री क्षेत्र है वह सबका अधिकार क्षेत्र उस पर होना चाहिए, किसी का ऐसा कोई पार्टिकुलर अधिकार नहीं है। तो इस तरह से जो है कि क्या है कि डी जो है कि गलत है। अमेरिका ने पुनः इसका सदस्य बना, ऐसा कुछ नहीं है। ये चर्चा में इस वजह से था, अमेरिका ने एक हरकत की थी जो कि भारत के संदर्भ में थी, इसकी वजह से चर्चा में बना हुआ था। तो ए बी सी सही है, डी क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है नाटो में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? आपको बताना है। आपके पास विकल्प है उत्तरी मैसेडोनिया, यूक्रेन, ग्रीस और तुर्की। तो बहुत चर्चा में बना हुआ है। यूक्रेन का इस समय विवाद है रूस से, लेकिन यूक्रेन जो है कि इसमें शामिल होने वाला नवीनतम देश नहीं है। हाँ, यूक्रेन ये जरूर कह रहा है कि हमें जल्दी शामिल कर लो क्योंकि रूस से हमें खतरा है। आपको पता है कि नाटो की जो स्थापना हुई थी किस लिए हुई थी? सोवियत संघ से बचाव के लिए। और इसमें यह माना जाता है कि अगर कोई सदस्य देश पर हमला होता है तो सभी देशों पर
का हमला माना जाएगा। तो इस तरह से उत्तरी मैसिडोनिया इसमें शामिल होने वाला नवीनतम देश है। लगभग 30 देश इसके सदस्य हैं। तो इसमें यूक्रेन शामिल होने का प्रयास कर रहा है। ग्रीस और तुर्की पहले से ही क्या है, इसके सदस्य हैं। आगे बढ़ेंगे। अर्थ आवर के विषय में निम्न कथनों पर अब आपको विचार करना है। इसका आयोजन WWF द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन, 2007 में इसका आयोजन हर साल होता है। 2007 से इसका आयोजन हर साल होता है। तीसरा कथन, 2021 में इसकी थीम पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन है। अब आपको ABCD के रूप में विकल्प दिए हैं। सभी कथन सत्य हैं, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है। आंसर आप बहुत ईजी है। इसका आयोजन जो है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा WWF द्वारा किया जाता है। 2007 से इसका आयोजन हर साल होता है और इसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ देर के लिए, लगभग 1 घंटे के लिए हम लाइटों को बंद करते हैं, बिजली के उपकरणों को बंद करते हैं और इस तरह से 2007 से इसका आयोजन हो रहा है। पहले इसको प्रारंभ किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद धीरे धीरे सदस्य देश जुड़ते चले गए। और सही बात है, 2021 में इसकी जो थीम है पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन है। अर्थात अगर हमें पृथ्वी को बचाना है तो जलवायु परिवर्तन पर हमें ध्यान देना होगा। और जलवायु परिवर्तन पर इसलिए ध्यान देना होगा क्योंकि अगर हम जो है कि बिजली के उपकरणों को बंद करते हैं या फिर हम वो जो ऊर्जा के सोर्स हैं जो किससे बनते हैं, वह बनते हैं परंपरागत ट्रेडिशनल क्षेत्र से, जैसे कोयला से, अगर हम उनका उपभोग कम करेंगे तो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर जो है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इसीलिए थीम रखी गई है। तो तीनों कथन क्या हैं, इसके सही हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश द्वारा एक दिन में सर्वाधिक लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है? आपके पास है विकल्प चीन, भारत, रूस और अमेरिका। नो डाउट आंसर आपने बहुत इजी है, तुरंत जो है कि अपने देश को छोड़ कहाँ जाएंगे, तो भारत ही ऐसा कर रहा है। पहले जो है कि जरूर चीन और अमेरिका एक दिन में बहुत लंबी सड़कों का निर्माण करते थे, लगभग अब भारत जो है कि 37 किलोमीटर पर डे जो है कि सड़क का निर्माण कर रहा है। इस तरह से उसने जो है कि एक विश्व रिकॉर्ड बना लिया है, इसलिए आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ग्लोबल गैप रिपोर्ट 2021 के विषय में आपको असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन, भारत 156 देशों में से 140वें स्थान पर है। दूसरा कथन, भारत 28 स्थान ऊपर आ गया है। तीसरा, भारत में जेंडर गैप बांग्लादेश और नेपाल से क्या है, कम है। अब आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होगा, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। भारत 28 स्थान ऊपर नहीं आया है बल्कि नीचे गया है, तो इस वजह से जो है कि 156 देशों में 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। हमसे जो बेहतर कंडीशन है वह जो है कि बांग्लादेश की है। बांग्लादेश का जो इस रैंक है वो 65 है। नेपाल का जो है 106 है, 106 स्थान है और हमारा 140वां है। आपको पता है जितना ही नीचे होंगे उतनी ही खराब कंडीशन है। तो इसमें जो है कि अगर देखा जाए तो इसमें असत्य कथन का जो विकल्प है वह होगा कि इस सत्य कथन का चयन करना था। तो हमें पता चला कि 2 और 3 जो है कि असत्य कथन है। तो इसमें माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा जो है कि ऑप्शन बनाने में गलती हुई है। तो इसमें 2 और 3 जो है कि क्या होंगे, असत्य कथन होंगे। अगर सत्य कथन का पूछा जाता तो इसमें केवल आपका आंसर होता केवल एक, है ना। यहाँ पर मुझे लग रहा है सत्य कथन लिखने का प्रयास किया गया था। खैर, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF निम्न में से कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, आपको बताना है। पहला है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, दूसरा है यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, तीसरा है वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, चौथा है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। अब आपको बताना है कि आखिर जो है कि कौन कौन सी रिपोर्ट जो है कि WEF के द्वारा जारी की जाती है। पहला विकल्प है सभी, बी विकल्प कहता है 1 2 3, सी कहता है 1 3 4, डी कहता है 2 और 4। आई होप आपने जो है कि आंसर डिसाइड कर लिया होगा। और इसका जो सही आंसर है वह है कि सभी जो रिपोर्ट्स हैं इनको जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं इनको याद कर लीजिएगा, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाता है। तो संविधान, अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 244 के सब क्लॉज 2 के तहत निम्न में से कौन सा राज्य नहीं आता, आपको यह बताना है। विकल्प है आपके पास असम, मेघालय, मणिपुर और जो है कि मिजोरम। तो आपके लिए आसान होगा आंसर। इसमें देखिए एक जो विकल्प है मणिपुर, वो मणिपुर नहीं आता, त्रिपुरा आता है। तो आपको पता है कि इसका जो संबंध है आर्टिकल 244 के सब क्लॉज 2 का, इसका संबंध है 6वीं अनुसूची से। 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य, असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है और मिजोरम आता है, न कि मणिपुर। तो इस तरह से आपका असत्य हमें चुनना था, कौन सा राज्य नहीं आता है, वो आता है मणिपुर
नहीं आता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इस समय पांचवें अनुसूची के तहत कितने राज्य हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए आपके पास विकल्प हैं 10, 11, 12, 13 ABCD के रूप में दिए गए हैं। आंसर बहुत इजी है। जो पांचवी अनुसूची का संबंध है वो है आर्टिकल 244 के सब क्लॉज 1 के तहत इसका उपबंध है। इसके अंतर्गत 10 राज्य आते हैं और ये है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जो है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। 10 राज्य आते हैं, आंसर होगा ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के विषय में असत्य कथन का आपको चयन करना है। यह नीति 2013 की स्वास्थ्य नीति का स्थान लेगी। दूसरा विकल्प भारत की 40% आबादी को इसका लाभ मिलेगा। तीसरा विकल्प है क्राउड फंडिंग की व्यवस्था इससे सुनिश्चित हो पाएगी। डी, इसका उद्देश्य शोध, दवा उत्पादन को बढ़ावा देना तथा दुर्लभ बीमारियों की रजिस्ट्री विकसित करना है। बहुत इजी प्रश्न है, यह बहुत चर्चा में बना हुआ है। दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति अर्थात जो है कि नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, तो इसके विषय में बना हुआ है चर्चा में। इसमें जो असत्य विकल्प है वह है पहला, यह नीति 2013 की स्वास्थ्य नीति का स्थान लेगी। ये गलत है। दरअसल हमारे पास कोई अभी दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति थी ही नहीं, इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुके थे कि हमें ऐसी नीति का निर्माण करना चाहिए। तो इस तरह से हमें पता चला ये विकल्प क्या है सत्य, बाकी तो सब सत्य हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। संकल्प से सिद्धि योजना के विषय में निम्न कथनों पर हमको विचार करना है। पहला कथन है इसे भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रारंभ किया गया था। दूसरा, हम करेंगे और करके रहेंगे का नारा दिया गया है। तीसरा कथन है 2022 तक भारत को न्यू इंडिया के रूप में विकसित करना है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से जो है कि असत्य कथन कौन सा है। विकल्प आपको ABCD के रूप में दिए गए हैं। तो सही बात है, संकल्प से सिद्धि योजना को भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर 2017 में जो है कि प्रारंभ किया गया था। और इस तरह से जो है कि इसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ संकल्प लेंगे, असमानता खत्म करें, बेरोजगारी खत्म करें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने कहा है हम करेंगे और करके रहेंगे। आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन में क्या कहा गया था कि हम जो है कि करो या मरो का नारा दिया गया था, उसी की तरह इस पर लिया गया है। और इसमें 2022 तक भारत को न्यू इंडिया के रूप में अर्थात एक ऐसे इंडिया के रूप में जहाँ पर असमानता ना हो, गरीबी ना हो, कुपोषण ना हो, अशिक्षा ना हो, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हो, ऐसे भारत का निर्माण करेंगे। तो असत्य कथन का चयन करना है, कोई भी असत्य कथन नहीं है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। शांति अग्रोसेना 2021 क्या है आपको बताना है। पहला है गुटनिरपेक्ष देशों की बैठक है। दूसरा है जनजातीय आंदोलन को पुनः प्रारंभ करने का प्रयास है। सी कहता है 4 देशों का सैन्य अभ्यास है। डी कहता है क्वाड की बैठक है। अब आपको बताना है कि आखिर है क्या। तो दरअसल ये क्या है, ये 4 देशों का सैन्य अभ्यास है जो अभी बांग्लादेश में हुआ है। इसमें भारत भी शामिल हुआ, बांग्लादेश में हो ही रहा था, भूटान भी इसमें शामिल हुआ और नेपाल भी शामिल हुआ। तो 4 देशों का सैन्य अभ्यास है जो हाल ही में बांग्लादेश में हुआ है। तो अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है कि 4 देश जो थे वो भारत था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था और भूटान था, है ना। इसमें नेपाल नहीं था, श्रीलंका था। ठीक है, तो इस आज के वीडियो में इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। आई होप आपने प्रश्नों को अच्छी तरीके से सॉल्व किया होगा। थैंक यू सो मच।